नमस्कार। आज हम विश्वसनीय अद्यतन, पर्यावरण, विज्ञान और नीति से मिले कुछ अहम स्रोतों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसमें देखिए, पर्यावरण, तकनीक और वैश्विक नीतियों से जुड़ी कई दिलचस्प हालिया घटनाएं शामिल हैं। जी। हम देखेंगे कि कैसे जलवायु परिवर्तन के असर बढ़ रहे हैं, जैसे समुद्री गर्मी की लहरें हैं, अफ्रीका में हीट वेव का बढ़ता संकट है। लेकिन साथ ही दुनिया कैसे प्रतिक्रिया दे रही है, चाहे वो NISAR जैसे तकनीकी मिशन हो या भारत की वेटलैंड्स पहल हो। हाँ, या फिर COP30 जैसी बैठकों की अपनी चुनौतियां हैं। सही कहा। तो आज सवाल यही है कि क्या हमारी कोशिशें, ये जो संकट बढ़ रहा है, उसकी रफ्तार से मेल खा पा रही हैं? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। तो चलिए इन स्रोतों की तह तक चलते हैं। शुरू करते हैं कुछ चौंकाने वाले जलवायु आंकड़ों से। 2023 में समुद्री गर्मी की लहरों ने दुनिया के महासागरों की सतह का लगभग 96% हिस्सा कवर किया। 96%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और इससे भी ज्यादा चिंता की बात शायद ये है कि ये लहरें सामान्य से 4 गुना ज्यादा समय तक बनी रहीं। इसका क्या मतलब समझे? देखिए, ये वाकई अभूतपूर्व है। 4 गुना ज्यादा टिकने का मतलब है कि जो समुद्री इकोसिस्टम है ना, उस पर भारी दबाव पड़ रहा है। उसको ठीक होने का, संभलने का समय ही नहीं मिल रहा। और ये उन तरीकों से बदलाव ला सकता है जिन्हें हम शायद अभी पूरी तरह समझ भी नहीं पा रहे हैं। हो सकता है मछली पालन, हाँ बिल्कुल, जैसी चीजों को भी ये प्रभावित करे जो तटीय समुदायों के लिए बहुत जरूरी हैं। सही बात है। और ये सिर्फ महासागरों तक ही नहीं है। अफ्रीका में बढ़ते हीट वेव संकट को देखें। हाँ, उसके पीछे तो साफ तौर पर मानवीय गतिविधियां हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जंगलों की कटाई, शहरीकरण। ये सब मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। तो मतलब जमीन और पानी दोनों जगह असर साफ दिख रहा है। जी। और इसी में एक और चिंताजनक आंकड़ा जुड़ता है, ये वैश्विक गैस फ्लेयरिंग का बढ़ना। हाँ, वो विश्व बैंक वाली रिपोर्ट। हाँ, विश्व बैंक की रिपोर्ट। 2024 में ये बढ़कर लगभग 389 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर, मतलब CO2e हो गया। ये तो जैसे आग में घी डालना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इसका असर सीधे लोगों पर पड़ रहा है, खासकर वैश्विक बाढ़ के बढ़ते खतरे के रूप में। अच्छा। हाल का जो सैटेलाइट डेटा है वो दिखाता है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में जो अनौपचारिक बस्तियां हैं, जहां बहुत लोग रहते हैं, हाँ करोड़ों लोग रहते हैं, वो इस खतरे की चपेट में ज्यादा हैं। ये मतलब मानवीय संकट के पैमाने को दिखाता है। तो ये सब चुनौतियां तो बढ़ रही हैं। क्या कुछ सकारात्मक पहल भी हो रही हैं इनके जवाब में? हाँ, बिल्कुल हो रही हैं। एक अहम कदम भारत की तरफ से उठाया गया है। आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स के लिए एक स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देने का भारत का प्रस्ताव था। उसे हाल ही में जिम्बाब्वे में रामसर कन्वेंशन की जो 15वीं बैठक हुई, COP15। अच्छा, जो वेटलैंड्स पर वैश्विक संधि की बैठक है। जी हाँ, उसमें इसे अपनाया गया और इससे काफी समर्थन भी मिला। ये दिखाता है कि कैसे जो स्थानीय ज्ञान है, जो स्थानीय प्रथाएं हैं, उनको वैश्विक स्तर पर महत्व दिया जा सकता है। और जमीनी स्तर पर भी अच्छी खबर है, जैसे असम के काजीरंगा टाइगर रिजर्व से। हाँ। 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से वो भारत में बाघों के तीसरे सबसे ज्यादा घनत्व वाला रिजर्व बन गया है। वाह, ये तो संरक्षण की कोशिशों की सफलता है। निश्चित रूप से ये स्थानीय सफलताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब हम वैश्विक स्तर पर देखते हैं, हाँ, तो चुनौतियां भी सामने आती हैं। जैसे ब्राजील के बेलेम में जो अगला बड़ा जलवायु शिखर सम्मेलन होना है, COP30। हाँ, सुना है उसके बारे में। उसको लेकर कुछ चिंताएं हैं। वहां आवास की, मतलब रहने ठहरने की बढ़ती लागत एक बड़ी बाधा बन सकती है, खासकर विकासशील देशों के प्रतिनिधियों के लिए। तो ये सवाल उठता है कि क्या इस तरह की जो अहम वैश्विक बातचीत है, उस तक सबकी समान पहुंच है भी या नहीं? ये एक वाजिब सवाल है। अच्छा, तकनीक के मोर्चे पर क्या चल रहा है? हमने NISAR उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के बारे में सुना। ये इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है ना? इसकी क्या खासियत है? जी, निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, ये वाकई एक बहुत अहम मिशन है। ये अभूतपूर्व सटीकता से पृथ्वी की सतह पर जो बदलाव हो रहे हैं, जैसे ग्लेशियरों का पिघलना है या भूस्खलन का खतरा है, जमीन का धंसना है, इन सब की निगरानी करेगा। इस तरह की तकनीक हमें समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है, जैसे हमने पहले बाढ़ जोखिम के आकलन में सैटेलाइट डेटा के इस्तेमाल की बात की थी। हाँ, सही है। और भारत में अपना स्वदेशी AI मिशन भी चल रहा है, इंडिया AI। हाँ, और इसे निसार जैसी तकनीकों से जोड़कर देखना चाहिए। इंडिया AI का लक्ष्य क्या है?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वास्तविक दुनिया के जो अनुप्रयोग हैं उनके लिए सुलभ और जवाबदेह बनाना। अच्छा। तो एक तरफ हमारे पास NISR जैसा डेटा इकट्ठा करने वाला शक्तिशाली टूल है और दूसरी तरफ AI जैसी तकनीक है जो उस डेटा का विश्लेषण करके समाधान खोजने में मदद कर सकती है। तो तकनीक जो है वो समस्याओं को समझने और सुलझाने दोनों में अहम भूमिका निभा रही है। लेकिन तकनीक और सूचना के इस दौर में एक और चुनौती है, वो है गलत सूचना या फेक न्यूज। हाँ बिल्कुल। हमने देखा कि भारत सरकार इससे निपटने के लिए कानूनी उपायों को मजबूत कर रही है, प्रिंट, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया सब में। हाँ, और ये आज के समय की एक बड़ी सच्चाई है। देखिए, जहाँ तकनीक हमें जानकारी देती है वहीं वो गलत सूचना फैलाने का माध्यम भी बन सकती है ना? सही बात है। तो सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और प्रभावी नीति बनाने के लिए जानकारी की सत्यनिष्ठा, उसकी सच्चाई बनाए रखना बहुत जरूरी है। और जलवायु परिवर्तन जैसे जो जटिल मुद्दे हैं उन पर तो सही जानकारी तक पहुंच और गलत सूचनाओं का मुकाबला करना पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है। तो कुल मिला के देखें तो तस्वीर काफी मिलीजुली सी है, जटिल है। एक तरफ जलवायु परिवर्तन के गंभीर होते प्रभाव हैं, तो दूसरी तरफ संरक्षण, नीति और तकनीक के मोर्चे पर कोशिशें भी जारी हैं। जी। लेकिन COP30 में पहुंच जैसी बाधाएं और गलत सूचनाओं की चुनौती ये भी बनी हुई हैं। इन सभी अलग अलग पहलुओं को जब हम एक साथ देखते हैं तो एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या हमारी तकनीकी प्रगति, हमारे स्थानीय संरक्षण के प्रयास और हमारा वैश्विक सहयोग, क्या इनकी रफ्तार बढ़ते पर्यावरण संकट और सूचना की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए काफी तेज है? शायद यही वो सवाल है जिस पर हमें गहराई से सोचने की जरूरत है।